हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वार के बारे में कौन नहीं जानता। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। अमेरिका और सोवियत संघ तब सबसे ताकतवर देश थे और उनकी बातों का असर दूसरे देशों पर पड़ना ही पड़ना था। ये दोनों देश अपने तरीके से दूसरे देशों को चलाने की सोचने लगे। यूरोप को लेकर उनके बीच मतभेद था कि इसे कैसे बांटा जाए। विचारधारा की इस लड़ाई में अमेरिका के साथ ब्रिटेन और कई यूरोपियन देश आ गए। उन्होंने नाटो का गठन किया। वहीं सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिलकर वार्सा समझौता किया। दोनों ही देश अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने करते रहे। स्पेस में सैटेलाइट भेजने की होड़ लग गई, परमाणु बम और हथियारों की भी होड़ लग गई, जो कि अमेरिका और रूस में आज तक चली आ रही है। इसी दौरान सोवियत संघ ने आगे बढ़ने की होड़ में अजीबोगरीब मशीनें बनाई, जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सोवियत संघ द्वारा बनाई गई कुछ क्रेजी मशीन्स के बारे में। 2B1 ओका शायद मजाक में बनाया गया तोप था, जिसे कोल्ड वार के दौरान सोवियत संघ ने बनाया था। हम इसे मजाकिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके डिजाइन को देखकर शायद यही लगता है। अमेरिका द्वारा बनाए गए मोर्टार के जवाब में सोवियत संघ ने 2B1 ओका को बनाया था, लेकिन अमेरिकन मोर्टार और 2B1 ओका के डिजाइन में काफी अंतर था। सोवियत संघ द्वारा इस परमाणु तोप का पहली बार 1953 में परीक्षण किया गया। इस तोप को एटॉमिक एनी के रूप में भी जाना जाता है और जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तो परमाणु गोले दागने में सक्षम था, जो कि एक बड़े से मिलिट्री ट्रक को उड़ा सकता था। कोल्ड वार के शुरुआती समय में जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा, तो रूस ने इस तोप की डेवलपमेंट और अपग्रेड करने का काम जारी रखा। इसी कड़ी में सोवियत संघ ने 1955 में 2 अलग अलग ऑटोमेटेड टैंक डेवलप किए और सोवियत संघ ने जो बनाया वो वास्तव में पागलपंती ही थी। इस गोले का डायमीटर 42 सेंटीमीटर है और ये तोप 27 मील की दूरी तक फायर करने में सक्षम थी और सौभाग्य से 2B1 ओका युद्ध में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आज दुनिया भर के देश लेजर सिस्टम का टेस्ट और डेवलपमेंट करने में लगे हैं। इसे हथियारों के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, जो कि विमानों, मिसाइलों और अन्य लक्ष्यों को टारगेट करके और नष्ट करने में सक्षम है। 1K17 सिजेटी सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक लेजर टैंक था, जिसमें आज के समय की कई लेजर सिस्टम के फीचर मौजूद थे। ये टैंक सेल्फ ऑटोमेटेड 2S19 होवित्जर के चेसिस के आधार पर बनाया गया था, जिसमें 13 लेजरों की एक एरे शामिल थी, जिसमें प्रत्येक लेजर में 66 LB का रूबी डायोड इस्तेमाल किया गया था। अब हम सभी को पता ही है कि रूबी कितनी महंगी होती है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की गाड़ी पर लगे सेंसर और ऑप्टिक्स से जुड़ी चीजों को तबाह करने के लिए किया जाता था। साथ ही इसमें दुश्मन की सेना को अंधा करने की क्षमता थी। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक इसके इस्तेमाल की सख्त मनाही थी। इसी कारण सोवियत संघ ने इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में कभी नहीं किया। इस लिस्ट में अब बारी आती है असाधारण से दिखने वाले तोप की। इसके ऊपरी हिस्से को देखकर शायद आपको लग रहा हो कि ये शायद कोई साइंस फिक्शन वाला तोप है, लेकिन ये एक जेट इंजन है जिसको तोप के ऊपर लगाया गया है। कमाल की बात ये है कि ये जेट इंजन MiG-15 फाइटर जेट का है, जिसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये टैंक हीट और विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल माइनफील्ड्स को खत्म करने के लिए करता था। आपको बता दें कि माइनफील्ड्स उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर कई सारे एक्सप्लोसिव्स और बम्स प्लांट किए गए हों। वहीं हीट और विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल कोयले और दूसरी तरह के खदानों में किया जाता है। हालांकि ये टैंक कुछ खास कामयाब नहीं हुआ। अभी तक हमने जितने भी टैंक देखे हैं, उनके मुकाबले में SM के टैंक काफी हद तक सामान्य टैंक की तरह ही दिखता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये टैंक साधारण टैंक की तरह दिखता है तो हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टैंक गोले नहीं, गोलियां बरसाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस टैंक का नाम कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन सरगई मिरोनोविच किरोव के नाम पर रखा गया था, जिन्हें 1934 में मार दिया गया। इसमें सबसे बड़े वाले टर्रेट के L11 कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर थी और इसके दूसरे टर्रेट में एक सेमी ऑटोमेटेड गन का इस्तेमाल किया जाता था। SM के टैंक के प्रोटोटाइप को 1939 में पहली बार बनाया गया था, जिसे बाद में ट्रायल टेस्टिंग के दौरान रद्द कर दिया गया। आज तक इस टैंक का सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप बन पाया है।
मिकोयन प्रोजेक्ट 1.44 ये अपने समय का सबसे उम्दा फाइटर जेट रहा था। टेक्निकली ये 5th जनरेशन फाइटर जेट था, जिसमें आज के समय के नामचीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि F-22 रैप्टर के फीचर्स शामिल थे। इसे पहली बार 1983 में डेवलप किया गया। इस फाइटर जेट में डिजिटली इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और काफी बढ़िया स्टील कैपेबिलिटी मौजूद थी। इसको बनाने का मकसद सोवियत संघ के एयरफोर्स को मॉडर्न समय में पूरी दुनिया से आगे रखना था। हालांकि बहुत जल्द सोवियत संघ का पतन हो गया और उथल पुथल के बीच इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर इसके बाद सन 2000 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया। फिर बाद में जब साल 2000 में इसे शुरू किया गया तो इस विमान में कई सारी खामियां पाई गई, जिसकी वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक रेनोप्लेन एक लड़ाकू जहाज था जिसे दुश्मन देश की एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके विमान को रोकने के लिए बनाया गया था। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए इस जहाज को ग्राउंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इस फ्लाइंग बोट की खास बात ये थी कि ये समुद्र की सतह से सिर्फ 16 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता था, जिसकी वजह से ये दुश्मन की रडार में भी नजर नहीं आता था। कई सारी मिसाइल से लैस होने के बावजूद ये एरोप्लेन से भी ज्यादा तेजी से उड़ता था। इसके ऊपर लगे मिसाइल का नाम मॉस्किट था। ये बोट सेना की सर्विस में 1987 में आई। इस बोट को कैस्पियन सी मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है और इसका ये नाम अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा दिया गया जब इसे उन्होंने कैस्पियन सी में पाया था। इतनी सारी खूबियों से लैस होने के बावजूद भी ऐसी सिर्फ एक ही बोट बन पाई, जिसका कारण था सोवियत संघ का पतन होना। उसका पतन होते ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हालांकि अब इसे म्यूजियम में रखा जाएगा ताकि टूरिस्ट इसे देख सकें। अब जरा इस फाइटर जेट को देखें। ऐसा लगता है कि आगे के कॉकपिट वाले हिस्से को कहीं निकाल कर रख दिया हो। इसका डिजाइन जितना अलग था उतनी ही अलग इसकी फंक्शनिंग भी थी। दरअसल ये विमान लैंडिंग और टेक ऑफ वर्टिकली करने में सक्षम था। इसके लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती थी। दरअसल जब ब्रिटिश सरकार ने अपने जेट हॉकर सिडली कैस्टल का प्रोटोटाइप तैयार किया तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने याकोव कंपनी जैसा विमान को बनाने का ऑर्डर दिया जो कि वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। इसके बाद साल 1966 में ये विमान बनकर तैयार हुआ, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जिसकी सोवियत संघ को उम्मीद थी। ये विमान बाकी सभी पहलुओं पर सही था, लेकिन सुरक्षा के मामले में ये पीछे रह गया। दरअसल जिस तरीके से इस विमान को डिजाइन किया गया था उस हिसाब से अगर इस विमान के दोनों इंजन में से किसी एक भी इंजन में तकनीकी खराबी आई तो ये विमान तुरंत पलट जाता और क्रैश कर जाता। इस विमान में कई सारी और भी खामियां थी जिसे दूर करना मुश्किल होता जा रहा था और सुरक्षा के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इस विमान ने पहली बार 1960 में उड़ान भरी। नेटो कंट्रीज के द्वारा इसे हूप नाम से बुलाया जाता था। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन मौजूद थे जो कि फॉरवर्ड थ्रस्ट के लिए मदद करते थे। वहीं इसमें 2 रोटर भी मौजूद थे ताकि ये हवा में बना रहे। इस दौरान पेलोड और स्पीड के मामले में इसने हेलीकॉप्टर्स के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टेस्टिंग के दौरान ये एयरक्राफ्ट 16,000 किलो का वजन उठाने के बावजूद भी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप ही क्रैश कर गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया क्योंकि इसकी जगह MI6 हुक को सेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। अब जरा इस विमान को देखें। अगर इस विमान के विंग्स नहीं होते तो शायद ये कोई बहुत बड़ा जूता होता। ये एक स्पेस शटल है जिसका दूसरा नाम लेपोर्ट है, जिसे सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था, जो कि ट्रेडिशनल रूसी जूते को कहा जाता है। MiG 105 को बनाने का काम 60 के दशक में ही शुरू हो गया, लेकिन फंडिंग के साथ साथ और कई समस्याओं के कारण इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया। इसके बाद साल 1975 में वापस से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। साल 1976 में इस एयरक्राफ्ट ने पहली बार उड़ान भरी और नॉर्मल टेक ऑफ और लैंडिंग की। इसके बाद अगले साल तक इस एयरक्राफ्ट की कई सारी टेस्टिंग हुई। जब इस एयरक्राफ्ट की 8वीं बार टेस्टिंग हुई तब इसने आखिरी बार उड़ान भरी और लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हो गया। अब क्योंकि दूसरी तरफ सोवियत संघ द्वारा बनाया गया ब्यूरन स्पेस शटल तैयार हो चुका था तो इस विमान की अब जरूरत नहीं थी और इस वजह से इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कैलरिन K7 1930 में बनाया गया एक ऐसा जहाज है जिसके विंग्स की लंबाई 170 फीट थी, 40 फीट की हाइट और लगभग 38,000 किलो के वजन के इस एयरक्राफ्ट को 1930 में बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस विमान को पहले विश्व युद्ध के पायलट कॉन्स्टेंटिन कैलिनिन ने डिजाइन किया था और उन्हीं के नाम पर इस विमान का नाम कैलरिन K7 रखा गया। लेकिन साल 1933 में जब ये विमान क्रैश कर गया तो इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया।
तो दोस्तों ये थे सोवियत संघ द्वारा बनाए गए कुछ क्रेजी विमान। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।